बहुत फेमस इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें रील वगैरह बहुत वन बम के साथ, तो उस उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इवन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एंकरिंग करियर जो था वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुआ। तो रोड शो होते थे, कैंटर में जाना होता था, कई बार ढाबों में सोना होता था, बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, कानपुर में और बाहर आपको अलग क्या लगता है दोनों से? अपनी एक अलग बात है, लेकिन बाहर जब भी मुझे कोई बाहर इवेंट मिलता है तो उसे मैं जस्ट एज ए अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। कुछ इलाहाबादिया करके लीमा में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी हुई, इस तरह की उन्होंने मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस, मतलब हम अपने एथिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरा बनता है कि मेल फीमेल हम बराबर समझते हैं? लोग सिंपल यही बोलते हैं, मैं अगर किसी से आज अपना बजट बोल दूँ कि मैं 15,000 लूंगा दिन का, बोलते 15,000 में कभी ये फीमेल आ जाएगी। आज के हमारे खास मेहमान हैं, वो एक आवाज़ की जादूगर हैं। जो भी इवेंट वो होस्ट करते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुली हो जाता है और उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। तो बहुत-बहुत हम स्वागत करते हैं एंकर शिवम शुक्ला जी का। शुक्ला जी, बताइए आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ। तो शुरुआत करते हैं कानपुर से ही। शिवम जी, कानपुर आपका बचपन बीता, बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद आप धीरे-धीरे वहाँ बड़े हुए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ये एंकर की लाइन आपने कैसे चुनी? या पहली बार माइक आपने कब पकड़ा था? आ, अगर मैं सही मायने में बात करूँ तो एंकरिंग मतलब पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग करने का शौक मुझे मेरी स्कूल लाइफ से ही था। और आप सभी जानते हैं, टीचर्स हमें रीडिंग करने के लिए बोलते हैं। तो जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं अपने स्कूल में प्रेयर भी करता था, तभी मुझे इनवाइट करने को बोला जाता था। साथ ही साथ जब मुझे रीडिंग करनी होती थी तो टीचर मुझे ही खड़ा करते थे क्लास में, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत तेज़ थी और क्लियर थी और शार्प थी। तो वहीं से ये करियर शुरू हुआ, और उसके बाद बात 2013 की है। 2013 से मेरा एंकरिंग करियर शुरू हुआ, जब मैंने सबसे पहले मारुति का रोड शो किया। मेरा एंकरिंग करियर जो रहा वो बहुत ही ईज़ी नहीं रहा, क्योंकि जिस टाइम मैंने अपने एंकरिंग करियर की शुरुआत करी, उस टाइम एंकर बनना बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आए, लाइक जैसे कि रोड शो होते थे उस टाइम पर, आज के ज़माने में रोड शो नहीं होते हैं। हमें कैंटर पे जाना होता था, कई-कई घंटे धूप में खड़े होके एक्टिविटी करनी होती थी। लोगों को अप्रोच करना होता था, उनके साथ बहुत सारी बात करनी होती थी। तो 2013 से मेरा ये करियर शुरू हुआ। ओके। तो अच्छा, जैसे आपने बचपन की, स्कूल की बात की, तो ये जानना चाहते हैं कि बचपन में कोई ऐसा वाक़या याद हो आपको, जिसमें आपने पहली बार स्टेज पे परफ़ॉर्म किया हो? अ, बचपन में स्टेज पे परफ़ॉर्म मैंने एज़ ए एंकर तो नहीं किया। बट क्या था कि स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन में मुझे एक मतलब रोल मिला हुआ था। तो वो रोल मैंने प्ले किया था, उसमें मुझे फार्मर का रोल प्ले करना था, तो उसमें एक स्क्रिप्ट दी गई थी, तो स्क्रिप्ट मैंने करी थी, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। बढ़िया। अब चलिए, एक क्वेश्चन और जैसे दिमाग में आ रहा है, अगर एंकर ही लाइन जैसे देखते हैं हम, कानपुर है, कानपुर में बहुत से चैलेंज भी आपको मिले होंगे। कोई एक ऐसा इवेंट जहाँ पे मतलब आपको लगा हो यार ये चीज़ तो गलत उठा लिया आज लग रहा, ऐसा कुछ कभी किसी इवेंट के दौरान आपको लगा हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने ये किस तरह का इवेंट ले लिया या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मुझे जब जिस टाइम जो चैलेंज दिया गया, मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने उसमें अपना 100% दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है शिवम जी कि मान लीजिए आप एंकरिंग कर रहे हो और पब्लिक ही इंटरेस्ट ना ले रही हो? अ, ऐसा ऐसा भी मुझे याद नहीं है, ऐसा कोई वाक़या कि जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट ना ले रही हो। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम इवेंट होस्ट करते हैं, तो जब आप सामने बोलते हैं, जब आप अपना प्रेज़ेंटेशन देते हैं, जी। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरू की जब वो 2-4 लाइनें जब आप बोलते हैं, जब स्टेज पे आप आते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो जो शुरू की 4-5 लाइनें होती हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसी टाइम पे ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि उसे आपको सुनना है, हाँ, नहीं ये सुनना है। ये ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मेरा हमेशा से फ़ोकस यही था कि मेरा प्रेज़ेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
इवेंट से पहले ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इवेंट आया एंकरिंग के लिए और मैं घर से मैंने बैग उठाया और मैं स्टेज पे चढ़ गया। इवेंट से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन आपको करनी होती है। हम अगर कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हैं तो जिस ब्रांड के लिए हम जा रहे हैं, उस ब्रांड के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो ब्रांड कब एस्टैब्लिश हुआ और उस ब्रांड के कितने एम्प्लॉयी हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका प्रेज़ेंटेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको डिनाई करे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 100% जेंट्री में 50% जेंट्री आपका साथ दें, तो वो इवेंट मुझे लगता है कि 90% सक्सेस माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और जग अगर वहाँ पर 100% जेंट्री आपका सपोर्ट करती है, तो वो इवेंट फुल ऑन होता है। वो फिर उसका फिर ऑरा ही अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बात की एक कि 2013 से आपने ये इस करियर को अपनाया, ठीक है? 2013 से आज हम 2025 में बैठे हैं। आप कौन-सा इवेंट आपके लिए ऐसा रहा कि यहाँ से आपने एक बाउंस मारा है? कौन-सा एक इवेंट रहा अगर एक इवेंट की बात की जाए? धोनी भानुशाली जी के साथ में। ओके। हाँ, तो वो इवेंट मैंने किया था और वो लाजपत भवन में हुआ था। उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि उस टाइम मुझे मेरे अंदर का जो जॉनर था वो मुझे दिखा कि अगर मेरे सामने मतलब अगर 2000, 3000, 5000 या 10,000 की भी क्राउड हो, तो मैं उसे बहुत अच्छे से टैकल कर सकता हूँ। क्योंकि वो इवेंट जो था वो मेरे लिए यादगार था और मेरे लिए वो बड़ा स्टेज था। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ, उससे पहले मैंने बहुत सारे इवेंट किए। मेरा एंकरिंग का करियर मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगा यहाँ हाँ, पर हाँ, कोई आपका। दिक्कत नहीं। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एंकरिंग करियर जो था वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुआ। आजकल एंकरिंग में करियर बनाना बहुत ईज़ी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे इवेंट करवा रहे हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसे नीडी लोगों की ज़रूरत है जो एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बट मैं आपका ध्यान वहाँ खींचना चाहता हूँ कि जब मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी, उस टाइम बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। उस टाइम रोड शो होते थे, आपको धूप में काम करना पड़ता था कई-कई घंटे। आपको इवन आप ये सोचो कि जब पूरे यूपी में मैं इवेंट करता था कॉर्पोरेट, तो रोड शो होते थे, कैंटर में जाना होता था, कई बार ढाबों में सोना होता था, बहुत स्ट्रगल किया। बट आजकल क्या है, आप किसी भी इवेंट में जाके आप कुछ मत कहिए, आप आराम से जाइए, आप इवेंट करिए, आपको बड़े प्लेटफ़ॉर्म आज ईज़ियर मिल सकते हैं। बट जिस टाइम मैंने शुरू किया, उस टाइम बिल्कुल भी ईज़ियर नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ग्राउंड से शुरुआत करी एंकरिंग करियर की, तब जाके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे क्राउड की बात आपने की, तो अभी तक आपका जो बिगेस्ट क्राउड कितने लोगों का आपको मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बिगेस्ट क्राउड होगा, वो मेरा अप्रॉक्स 20,000 का होगा। अभी मैंने आईसीसी का फैन पार्क किया लास्ट ईयर, वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, उसमें हाँ। आईसीसी का फैन पार्क हुआ था जी, और उससे पहले आईपीएल का किया। अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, आपने सुना ही होगा, केपीएल केपीएल। केपीएल बहुत 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 वो तो लीग थी कानपुर की। तो बहुत ही बिग मास वहाँ पर अवेलेबल था और हुँ। काफ़ी अच्छे डिग्निटरीज़ भी वहाँ पर थे एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट ब्रांड्स भी थे और साथ ही साथ वो दूरदर्शन पे लाइव भी था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में लाइव था। अच्छा, चलिए केपीएल की बात हो ही रही है, तो केपीएल का अनुभव कैसा रहा? कहाँ आईपीएल का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। तो मुझे लगता है कि ग्रीन पार्क जैसे स्टेडियम में, और आज हम आईपीएल की बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की, जी, जी। जिसे हम सभी भारत का त्योहार कहते हैं। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि कानपुर शहर में इतनी बड़ी लीग का आयोजन होना ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय था। क्योंकि ग्रीन पार्क हम देख रहे हैं कि अभी भी इंटरनेशनल मैचों नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर, है ना? उस टाइम पर ऐसी लीग होना और जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, और मतलब एक इंटरनेशनल जिस तरह से आईपीएल आयोजित होता है, बिल्कुल उसी उसी दर्जे पे इस चीज़ को आयोजित किया गया, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। नहीं, कानपुर में भी जैसे क्रिकेट को अब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। बिल्कुल, वो चीज़ देखते हुए केपीएल बहुत सक्सेसफुल लीग रही है हमें लग रहा है। बिल्कुल सक्सेसफुल रही। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि स्क्रिप्ट की तैयारी आप कैसे करते हैं? जैसे कोई इवेंट आपके पास आया, जी। ठीक? आपको उसमें बुलाया गया, इनवाइट किया गया, तो उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट क्या रहती है? मेरी स्क्रिप्ट ऐसे रहती है कि सपोज़ दैट कि अगर मैं कोई कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, तो जी। सबसे पहले तो जिस ब्रांड के लिए हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ शब्दों में बताया कि उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, है ना? पहले तो मैं क्लाइंट साइड से अगर मुझे कुछ ब्रीफ मिल जाता है, तो इज़ इट ओके? नहीं तो फिर हम गूगल भी करते हैं। गूगल में भी आजकल कॉर्पोरेट इवेंट अगर हम बात करते हैं, तो गूगल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक एक अच्छा एंकर वही है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही है, जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करे। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर उसके पास स्क्रिप्ट है तो ही वो एंकरिंग करने जाए, क्योंकि एंकरिंग करना और इवेंट फ्लो को रन करना हुँ। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कई बार हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें मिनट्स होते हैं कि इस टाइम पे लैंप लाइट होगा, इस टाइम पे गेस्ट को इनवाइट करना है। उसके अलावा भी एंकरिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लाइक कि आप देख रहे हैं ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है आपको, कौन-सा पंच किस टाइम पे मारना है, कौन-सा आपको आइस ब्रेकर कर पाना है वहाँ पर ताकि ऑडियंस पूरी तरह से बूस्ट अप हो जाए। तो एंकरिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं। अच्छा शिवम जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया लगभग आप वर्क कर चुके हैं, एग्ज़ैक्टली। ठीक? अच्छा कानपुर में और बाहर, आपको अलग क्या लगता है दोनों चीज़? नहीं, कानपुर से तो मुझे बहुत ही प्यार है और जब भी कानपुर की बात आती है, मैं 2 लाइनें ज़रूर बोलता हूँ जी। कि ये आबो-हवा सुकून कहीं और नहीं मिलता। शहर तो बहुत से मिलते हैं लेकिन कानपुर से नहीं मिलता। तो कानपुर में तो अपनी एक अलग बात है लेकिन बाहर जब भी मुझे कोई बाहर इवेंट मिलता है तो उसे मैं जस्ट एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेता हूँ। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं। कानपुर मेरा अपना शहर है, मुझे इससे बहुत प्यार है और मैं जब कहीं बाहर होस्ट करने जाता हूँ, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कानपुर से हूँ। नहीं, यही होना भी चाहिए, हम सब लोगों को गर्व है कि हम कानपुर से ही बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा थोड़ा पर्सनल बात करना चाहेंगे यहाँ पे, आपकी शादी जैसे अभी रिसेंटली हुई है, बिल्कुल। ठीक है? भाभी हमारी सहयोग करती होंगी बराबर। अच्छा अपनी शादी में एंकरिंग का अनुभव नहीं करना चाहा आपने? नहीं, अपनी शादी में मैंने एंकरिंग का अनुभव नहीं, एंकरिंग मेरा एक कलीग फ्रेंड है, उसने वहाँ पर एंकरिंग करी जी। और मैंने एक गाना प्रिपेयर किया था, हाँ, हाँ। तो मैं नहीं आपने बहुतों को माइक पे बुलवाया होगा कि आज प्रपोज़ करो, अपनी शादी में कैसा रहा वो अनुभव? अपनी शादी में बहुत अच्छा रहा, मैंने एक सॉन्ग प्रिपेयर किया था जी, जी। और मैंने मेरे जो एंकर जो वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे थे मेरे हुँ। को, उन्होंने जो मेरे से कहा मैंने बिल्कुल दिल खोल कर करा, बिना किसी मतलब शर्म के, मैंने एक गाना भी गाया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एंकरिंग में घरवालों का सहयोग या घरवालों की तरफ से क्या चैलेंज आए? स्टार्टिंग की बात करना चाहूँगा मैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, हाँ। आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं मतलब कहना चाहूँगा यहाँ पर, मेरी मॉम को शुरू से ये चाहिए था चूँकि आई एम बिलॉन्ग्स टू ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे यहाँ क्या है कि अभी भी चीज़ें उतनी नहीं आई। इवन जब मैं कोई ब्राह्मण फंक्शन होस्ट करता हूँ, तो कई बार बहुत जल्दी लोग खुल नहीं पाते हैं। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा था। मतलब मेरी मॉम को ये था और मेरे फादर को भी ये था कि हम कोई जॉब करें। मतलब उन्हें ये लगता है कि बेटा सुबह जाए और शाम को 8 घंटे की जॉब करके वो हर फैमिली का उन्हें नहीं लगता है कि मैं जाऊँ, मेरा टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, मैं 12 बजे आ रहा हूँ, मैं 2 बजे आ रहा हूँ, कोई वो नहीं था। तो मैं आपको बताऊँ कि एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने अपने पेरेंट्स की बात रखी थी, मैंने जॉब भी करी। हुँ। मैं 2017 से लेके 2017 से लेके और 2018 नवंबर तक, है ना? मैं अमर उजाला में वर्किंग भी था, तो मैंने जॉब भी करी। जी, जी। बट एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ क्योंकि जो बंदा सुबह 9-10 बजे उठ रहा है, रात में 3 बजे आ रहा है इवेंट से तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह 8 उठेंगे, हाँ, जॉब उसे नहीं 9 बजे पंच करना पड़ रहा है, फिर दिल्ली, नोएडा में मैं बाइक चला रहा हूँ, इतनी 100-100 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ, तो मेरी समझ से बाहर था, मैंने ड्रॉप कर दी वहाँ पर और तो यही चैलेंजेस थे मेरे लिए, तो मैं वापस आया, मैंने वापस से अपना एंकरिंग करियर शुरू करा। हाँ, मेरे फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर का मेरी मॉम का ये था कि मैं जॉब करूँ, बट मेरे फादर का रहा कि तुम्हारा जो मन हो, वो करो। अच्छा एक क्वेश्चन और जैसे दिमाग में आता है, इवेंट कई तरह के होते हैं। आपको कौन-सा इवेंट ज़्यादा बेटर लगता है? जैसे शादी हो या कोऑपरेटिव इवेंट हो या कोई मीटिंग वगैरह हो, तो आपको क्या पसंद आता है? देखिए, अब चूँकि अब मैंने इसे अपना प्रोफ़ेशन बना लिया है। जी। एक टाइम ऐसा था जब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस आ रहे थे फैमिली से, हुँ। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था अपनी लाइफ़ में कि मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे इवेंट मैनेजमेंट में ही रहना है या फिर मुझे जॉब करनी है। तो उस टाइम क्या था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी इवेंट आ रहा है ठीक है, कर लेते हैं। तो उस टाइम क्या था मेरा जो करियर था मतलब एज़ ए पैशन मैं कर रहा था। अभी क्या है, अभी मैंने अपने एंकरिंग करियर को एज़ ए प्रोफ़ेशन ले लिया है। एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि यही मेरा प्रोफ़ेशन है और मुझे जितने दिन रहना है, इसी में रहना है। तो अब तो मैं हर तरह के इवेंट एन्जॉय करता हूँ, अब चाहे कॉर्पोरेट हो, वेडिंग्स हो, प्रोडक्ट लॉन्च हो, फैशन शो हो, बट मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत पसंद है। मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ कॉर्पोरेट इवेंट पे। अच्छा अभी आपका एक बहुत फ़ेमस इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें रील वगैरह बहुत कटी, भुवन बम के साथ। तो उस उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो इस समय की बात करें या कुछ दिन पहले की बात करें, वो आज भी एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं।
हुँ। तो उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इवन बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने को मिली हैं, जैसे कि पता है कि हम सभी मतलब सबसे पहले 10 मिलियंस फॉलोवर होने वाले इंडिया के पहले यूट्यूबर थे वो। हुँ, और मतलब बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई एज़ ए इन्फ्लुएंसर कि चाहे काम हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड की बात हो, लाइक अगर हम कोई भी बंदा है, अगर वो एंकरिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, म्यूजिशियन है, कुछ भी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हुँ। अगर आप कोई काम में कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं आगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरे दिमाग में जो चल रहा है। कभी आपको ऐसा लगा कि यार अ, यहाँ पे पैसे की वज़ह से मैंने काम छोड़ दिया, ये गलत हुआ मेरे साथ? या पैसा वहाँ कम मिला हो, या मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको बुलाया गया हो, बाद में पेमेंट ना हुई हो, ऐसा कुछ कभी? मेरे साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का और मेरे क्लाइंट्स का भी, जी। क्योंकि मेरे साथ आज भी वैसे ही क्लाइंट कनेक्टेड हैं, जैसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसा कोई भी क्लाइंट मुझे नहीं याद है कि जिन्होंने मुझसे काम करवाया और मेरा पेमेंट नहीं दिया। हो सकता है कि कुछ ऊपर-नीचे हो गया हो, 1-2 दिन हो गया हो और मुझे थोड़ा-सा पेन लेना पड़ा हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई नहीं, पेमेंट। अच्छा कभी पश्चाताप हुआ है आपको कि कोई काम आपके पास आ रहा हो अच्छा-सा, ठीक? और उसके बाद आप पेमेंट को डिस्कशन लेके वो डील क्लोज़ ना हुई हो, कभी कोई ऐसा इवेंट याद हो आपको तो कभी? अभी ऐसा कोई इवेंट तो मेरे मन में नहीं आ रहा है ध्यान में। जी। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ हो, क्योंकि पेमेंट को लेके मेरा बहुत ही क्लियर रहता है। जी, जी। क्योंकि अगर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो मतलब मुझे लगता है कि कानपुर के हर आर्टिस्ट में वो चीज़ होनी चाहिए कि जो मेरा पेमेंट है, जो मैंने डिसाइड किया हुँ, है ना? तो वो आपका पेमेंट होना चाहिए। आपने कुछ पेमेंट किसी क्लाइंट को बताया तो कुछ मतलब हो सकता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ नेगोशिएट किया जा सकता है। जी। बट अगर मान लीजिए मेरे बजट से वो चाहते हैं कि और कम हो जाए और कम हो जाए, तो वहाँ पर फिर अगर मुझे काम नहीं मिलता है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये काम या डील मेरे हाथ से चली गई या मिल जाए। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ इवेंट्स जो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे फ़ेवरेट इवेंट है या मुझे लगता है कि लाइक जैसे केपीएल ही था या मतलब क्रिकेट मैं खुद खेलता हूँ और मेरा जॉनर भी है ना? मैं खुद पसंद करता हूँ इस खेल को। तो बहुत सारे इवेंट में मैं बहुत नेगोशिएट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि कई बार ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, इस इवेंट में मुझे काम करना है, तो वहाँ मैं नेगोशिएट कर लेता हूँ। बट अभी ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है कि कोई डील ऐसे क्रैक ना हुई हो मेरे से। अच्छा चलिए कानपुर जैसे केपीएल की बात कर रहे हैं तो वापस कानपुर आते हैं हम लोग। कानपुर की कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? कानपुर की एक ऐसी चीज़ मुझे कानपुर के तो लोग ही पसंद हैं, कानपुर की बकैती बहुत पसंद है, बकलोली बहुत पसंद है। जी, जी। जो हम लोग हमेशा देखते हैं, सुनते हैं। कानपुर के लोग मतलब जहाँ पे भी जाते हैं अपना बना लेते हैं, ये तो बात है है। ना? और दूसरी बात कानपुर में सब कुछ है, मतलब कानपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पसंद ना हो। चाहे फेमस टी शॉप ले लीजिए, मिठाइयाँ ले लीजिए, यहाँ के लोग ले लीजिए। अच्छा कानपुर जैसा अपना 2 चीज़ों के लिए बहुत फ़ेमस आता है। एक गुटखा और एक लेदर। तो दोनों चीज़ों का अनुभव तो रहा ही होगा आपको भी। या उनके साथ रहने का अनुभव तो हाँ, उनके साथ रहने का अनुभव है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है गुटखे वगैरह में। बट ये है कि हाँ, हमने देखा है भाई कानपुर के लोग मतलब समझ गए आप साथ सड़कें लाल दिखाती हैं आज भी गूगल पे। सड़कें लाल होती हैं, एकदम दूर से ही समझ में आ जाएगा। अभी आप जी, चले जाइए, अभी मेट्रो में चले जाइए, अगर आपको कोई मतलब ऐसा कोई कोना नहीं होगा, जी। जो बिल्कुल साफ लग रहा हो। कहीं न कहीं आपको कानपुर की छाप ज़रूर दिख जाएगी। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप कानपुर की मेट्रो में। सेम जी एक क्वेश्चन और जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको किस टाइप के क्लाइंट पसंद है? देखिए, मुझे उस टाइप के क्लाइंट्स पसंद हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उन्हें मेरे से होस्ट करवाना है किसी भी फंक्शन के लिए, सिंपल वो मेरी प्रोफ़ाइल लें, मेरी प्रोफ़ाइल देखें, मुझसे जो मेरा बजट है वो पूछें, अगर उन्हें कुछ नेगोशिएट करना है, हुँ, हुँ। तो मेरे से डायरेक्टली बोलें कि आप इसमें कुछ नेगोशिएट कर लो। अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो मैं उसमें नेगोशिएट कर लूँगा। मुझे उस टाइप के क्लाइंट बिल्कुल नहीं पसंद हैं, जो मुझसे बोलते हैं कि आप अभी ये मेरा पहला काम है, ये कर दीजिए, मैं क्या आपको
बहुत सारे काम आगे दिलाऊँगा या दिलाऊँगी, जी। जो उस टाइप के क्लाइंट बिल्कुल मैं उन्हें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ कि मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा से। अच्छा क्लाइंट की बात हो ही रही है। कोई इवेंट आप जैसे मैनेज कर रहे हो, उसमें शरारती ऑडियंस हो जो मतलब आप काम कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। वो उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। हुँ, कई बार ऐसा आया कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी वेडिंग्स पार्टी में ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे मतलब ड्रिंक करके हुँ, मिसबिहेव करते हैं। उस टाइम पे मैं मतलब कोशिश यही करता हूँ कि कितना ज़्यादा इनसे दूर रहा जाए, है ना? एंकरिंग करता रहता हूँ बट कितना ज़्यादा दूर रहा है। बहुत बार ऐसा होता हूँ कि मैं माइक ड्रॉप कर देता हूँ, डीजे पे छोड़ देता हूँ चीज़ों को क्योंकि क्या होता है कि जो बेसिकली क्या होता है अगर मिसबिहेव होता है, सो बीइंग आर्टिस्ट मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। अगर किसी ने वहाँ पे वीडियोज़ भी बनते हैं, हुँ। फ़ोटोज़ ली जा रही होती हैं, अगर किसी ने इस तरह का कोई मिसबिहेव कर दिया है, फिर मुझे भी ध्यान रखना होता है। तो उस टाइम पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब इन लोगों से बात ना किया जाए क्योंकि क्या होता है कि अगर मिसबिहेव हो रहा होता है, अगर किसी ने ड्रिंक करके कोई भी आपसे बात करना चाहता है, तो वो फिर ओवर हो जाता है। उस टाइम उसे यही लगता है कि मैंने इसको पैसे देके यहाँ बुलाया है और ये काम करने आया है, तो इससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अच्छा कभी जैसे शादी इवेंट होता है, ठीक है? एक बहुत बड़ा रोल होता है फूफा और जीजा का, ठीक? कभी किसी ऐसे फूफा-जीजा से सामना पड़ा है जो आपको बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हों कि यार तुम गाना बजाओ, तुम ये सब क्या कर बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार ऐसा हुआ कि सबसे पहली बात ये है कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पीपल भी होते हैं, जिनको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती। उनको लगता ये है कि अब जब हम लोग एंकरिंग करते हैं, तो पूरा फ़ील में होते हैं, खो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं कि आजकल इंडियन वेडिंग्स बहुत लेट नाइट चलती है, बट बहुत जो ज़्यादा। पुराने लोग हैं, जो हमारे मामा, फूफा, मौसा इस टाइप के जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि हर चीज़ बिल्कुल टाइम पंक्चुअलिटी के साथ में होनी चाहिए, कि अगर डिनर शुरू होने का टाइम 9 बजे है या 10 बजे है, तो उस टाइम पर आके लोग बहुत इंटरप्ट करते हैं, इवन मिसबिहेव करते हैं, "क्या तुम करा रहे हो ये सब चीज़ें?" है ना? डिनर शुरू होना है, ये वो बहुत चैलेंज आते हैं इस टाइम पे और हमेशा ये जो चीज़ें होती हैं, वो मामा, फूफा, मौसा की साइड से आते हैं। कभी कई बार ये भी होता है कि हो सकता है कि उनको उस टाइम पे इतनी चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा भाव नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं होस्ट करने जाऊँ, वहाँ फूफा, मामा, मौसा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँ। नहीं वो ज़रूरी भी है, वो बिल्कुल। ज़रूरी भी होता है। अच्छा क्लाइंट की कोई एक ऐसी डिमांड आपको आज तक याद रही हो कि क्लाइंट ने कुछ अजीब डिमांड की है? क्लाइंट की ऐसी कोई अजीब डिमांड नहीं है बट क्लाइंट क्लाइंट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट सोचता है कि अगर मैं एंकर बुला रहा हूँ तो एंकर सिंगिंग भी कर ले, मिमिक्री भी कर ले, है ना? कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, जिनको ये लगता है कि एंकर ही सिंगिंग कर सकता है और वो मिमिक्री भी कर सकता है बट सब चीज़ अलग-अलग है। मैं एक एंकर हूँ, सिंपल एंकर। मैं इवेंट को फ्लो को रन करता हूँ। मैं अपने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके उसमें एंटरटेनमेंट डालता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। बट अगर कोई मुझसे कहे कि आप मिमिक्री कर दो, मिमिक्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। मिमिक्री मतलब ये कि आप किसी की आवाज़ निकालते हो, तो वो सब चीज़ें नहीं आती मुझे। ना मैं अच्छा सिंगर हूँ। हाँ, मैं जैमिंग कर सकता हूँ। डीजे चल रहा होगा, डीजे बज रहा होगा, तो मैं वहाँ पर माइक के साथ जैमिंग कर सकता हूँ। मैं वैसे गा सकता हूँ। बट मैं एक रियल सिंगर नहीं हूँ। तो कई बार क्लाइंट की ऐसी डिमांड होती है कि आप वो सारी चीज़ें कर लो, आप सिंगिंग भी कर लो। भैया आप गाना गाते हैं? भैया आप मिमिक्री तो कर लेंगे ना? हाँ, हँसी-मज़ाक तो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का हो सकता है। तो इसी तरह की डिमांड होती है। बाकी ऐसी कोई बहुत ही अजीब और गरीब वाली डिमांड नहीं। कई बार हाँ, कई बार ऐसी डिमांड आ जाती है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया बिना माइक के एंकरिंग कर लीजिए, तो आई कांट डू दिस। पॉसिबल ही मैं सीधा मना कर देता हूँ उनका, कि बिना माइक के माइक ही मेरा वेपन है। हुँ, मैं माइक के साथ ही एंकरिंग करता हूँ, बिना माइक के मैं नहीं कर सकता। मतलब पॉसिबल ही नहीं है नहीं वो चीज़ तो। अच्छा एक खनपुरिया में मेरा सवाल जैसे आ रहा है दिमाग में चल रहा कि मान लीजिए मेरा बजट है 50-60 लाख रुपए, ठीक? मैंने एक बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उस इवेंट को मैं बढ़िया से सब कुछ है डीजे भी, खाना भी, एंकर की क्या ज़रूरत है? एंकर की ज़रूरत देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सवाल था आपका ये। हुँ, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ कि आज भी मैं कई बार क्लाइंट को यू नो कन्विंस करने के लिए ऐसा बोलता हूँ, मतलब कई बार जब उनसे बहुत ज़्यादा बात हो जाती है बजट को लेके हुँ, या किसी क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया उनको लगता है क्लाइंट हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि भैया 2 घंटे का ही तो काम है ना? और कर दीजिएगा ये वो छोटी-सी तो पार्टी है हमारी।
मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि आज आप किसी भी वेन्यू पे जाइए, ठीक है? किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी पे जाइए, आप 3 स्टार प्रॉपर्टी पे जाइए, आपको 2000 3000 रुपए प्लेट से कम का कहीं खाना नहीं है, नहीं। ठीक है? किसी भी वेन्यू का आजकल आप कानपुर की बात कर लो, आप हुँ, चले जाओ तो 10 लाख 15 लाख रुपए से नीचे का किसी भी वेन्यू का रेंट नहीं है, हुँ, ठीक है? इवन आप ये सोचो कि आप एक 50 लाख रुपए आप एक पार्टी में खर्च करते हो। जी। अगर उसमें मैं सिर्फ़ मतलब एंकर की बात करूँगा, हुँ, बाकी हुँ, तो बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है, बट एंकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि एंकर जब स्टेज पे होता है, तो वो जो आपने जो 50 लाख इन्वेस्ट करे हैं ना, वो किसके लिए करे हैं? आपने हमारे जो सेलेब ऑफ द इवनिंग लाइक हमारे ब्राइड एंड ग्रूम है, हुँ, ठीक है? तो आपने पहले देखा होगा, आपने पहले भी शादी एन्जॉय करी होगी, आपने देखा होगा कि आज से मतलब करीब ज़्यादा दूर नहीं जाइए आप 10 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए। उस टाइम पर एंकर्स का इतना ट्रेंड नहीं था, नहीं था। है ना? तो क्या होता था कि अब जयमाल हो रहा है, तो पता चला वो ढूँढे जा रहे हैं, मामा, हुँ, मौसा, फूफा, भाई-बहन सब ढूँढे जा रहे हैं। अगर कोई कहीं गायब हो गया, चीज़ें कर तो देखिए मैं आपका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहता हूँ कि एंकर का रोल इसलिए है कि एक तो जो आपने डेकोरम करा हुआ है इतना हुँ, पैसा खर्च करके, वो सारी चीज़ें एंकर असेंबल करके एक जगह लाता है स्टेज पे एज़ ए एंटरटेनर, बिल्कुल सही। ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए, हम किसके लिए आए हैं? हमारे ब्राइड एंड ग्रूम के लिए। हुँ, पहले क्या होता था, पहले हम यही माइंड मेकअप करके जाते थे, आज पार्टी है, मुझे खाने जाना है। हुँ, बट आज क्या है, आज हमारी सोच ये है कि हम ब्राइड ग्रूम को अपना आशीर्वाद देने जाएँ, हम जिसके लिए जा रहे हैं, खाना-पीना तो मिलना ही मिलना है वहाँ पर। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे एंकर होता है, जो ब्राइड एंड ग्रूम फैमिली को एक जगह पे असेंबल करता है ना? हुँ, कई बार अनाउंसमेंट करता है कि ब्राइड फैमिली प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हुँ, ग्रूम फैमिली प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सो हम सभी वरमाला सेरेमनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो लोग गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको भी लगता है कि अब जयमाल होने जा रहा है, तो एक जगह असेंबल हों। उस दूल्हा-दुल्हन को कैसा लगेगा कि जब सामने कोई लोग नहीं होंगे उसको आशीर्वाद देने के, वरमाला कर रहा है। तो ये एंकर ही पॉसिबल करवाता है वहाँ पर चीज़ें, एंकर ही अनाउंसमेंट करता है। एंकर हर चीज़ के बारे में बताता है, कितना खूबसूरत ये माहौल है, कितना खूबसूरत ये प्रेमाइसेस है, कितना हुँ, खूबसूरत ये डेकोरेशन है। हर चीज़ को एंकर इलैबोरेट करता है, हर चीज़ का डेकोरम एंकर मेंटेन करता है। तो मुझे ये लगता है कि एंकर बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना-पीना तो बहुत पुरानी बात हो गई, आजकल मुझे लगता भी नहीं है कि लोग खाने-पीने जाते हैं, आजकल लोग एन्जॉय करने जाते हैं और वो एंटरटेनमेंट जिसके लिए वो वहाँ पर जाते हैं, वो उन्हें एंकर से मिलता है। इट इज़ सिंपल एज़ दैट। जैसे सेम जी एक चीज़ और मेरे दिमाग में चल रही थी। कभी कोई ऐसे शादी का इवेंट आपने कवर किया हो जिसमें आप इमोशनल हुए हो? ब्राइड या ग्रूम साइड से कभी? देखिए क्या होता है कि कई बार मैं मतलब इमोशनल हाँ, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं यही सोचता था कि अब मतलब मैं इतनी सारी शादी करा चुका हूँ, मेरी भी शादी होगी, है ना? कई बार जैसे जब मैं लव मैरिज में जाता हूँ तो कपल को मैं देखता हूँ कि मैं आपने इतना अच्छा सवाल किया, मैं बहुत खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। इवन जब मैं देखता हूँ कोई ऐसा भावुक सीन मैं देख लेता हूँ, चाहे वो रियल लाइफ़ में हो रहा हो, चाहे वो रील लाइफ़ में हो रहा हो। अच्छा एक ट्रेंड और जैसे चलता है, आपने देखा होगा आजकल लव मैरिज में बहुत ट्रेंड है कि ब्राइड आ रही है तो लड़का इमोशनल हो गया। उस टाइप का कभी हुआ आप अभी रिसेंटली अभी मतलब मैं मतलब शेयर कर रहा हूँ मतलब ये लाइव भी जाने वाला है। मैं अभी एक कपूर फैमिली की वेडिंग होस्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर मतलब ग्रूम इतनी बार इमोशनल हो रहा था, इतनी बार वो लोग रो रहे थे, मतलब मैं सीरियसली वो वीडियो अगर मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर आपको सेंड करूँगा। मतलब बिल्कुल अभी रिसेंटली ये मेरे साथ 17th ऑफ अप्रैल को जो फंक्शन था मेरा बिठूर में, जी। वहाँ पर ऐसा हो रहा था। वहाँ पर कई बार ये हो रहा था कि मतलब इनफैक्ट ग्रूम जो था, वो ब्राइड को लेके कई बार इमोशनल हो जा रहा था, कई बार रो रहा था। इमोशनली ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब। अच्छा ये तो चलिए बात हो गई एक इवेंट की और ब्राइड ग्रूम की। अच्छा एंकर के बारे में बात करते हैं थोड़ा-सा कि एक अच्छा एंकर में आप जैसे आपको 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एक अच्छे एंकर में क्या गुण होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कि मेरे हिसाब से एक अच्छे एंकर के ये गुण होने चाहिए कि एक तो सबसे अच्छा ये है कि एंकर मतलब पब्लिक स्पीकर। हुँ, मतलब जो वो बोलेगा, लोग उसे सुनेंगे। तो उसे अपने शब्दों का सही चुनाव सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। किस तरह की ऑडियंस आपके सामने है, आपको देखना ये है कि अगर वो यूथ है, तो यूथ के लिए हमें किस तरह की वर्डिंग यूज़ करने हैं। जी। अगर हमारे सामने हम कोई वेडिंग इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें किस तरह के शब्द यूज़ करने हैं। अगर हम कोई कॉर्पोरेट इवेंट यूज़ करें, तो वहाँ हमें किस प्रकार की डिसेंसी रखनी है। हम बिल्कुल मर्ज नहीं कर सकते कि हम वेडिंग, कॉर्पोरेट
बर्थडे पार्टी हमने आके मर्ज कर दिया। हम जिस तरह के फंक्शन होस्ट करते हैं बर्थडे पार्टी या वेडिंग्स में, वही उसी तरह का होस्ट हमने किया कि कॉर्पोरेट इवेंट को। तो मतलब वहाँ की डिसेंसी अलग है और एंटरटेनमेंट अलग है। मतलब किसी भी इवेंट में जैसे कॉर्पोरेट इवेंट हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहना होता है। हुँ, आपको किस तरह के शब्दों का चयन करना होता है, ये चीज़ें देखना होता है। वेडिंग्स के इवेंट्स में या कोई यूथ इवेंट एक्टिविटी आप होस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैं शब्दों का चुनाव मेरा बहुत अच्छा रहता है और मैं जो कॉमेडी करता हूँ हुँ। अपने इवेंट्स के दौरान, मेरे शब्द जो होते हैं बहुत ज़्यादा वल्गर नहीं होते हैं। तो मैं लोगों से जो मेरे पीछे एंकर आ रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो और यंगस्टर्स हैं, जो अभी एंकरिंग में अपना करियर बना रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों का चुनाव बहुत सही से करें, है ना? मतलब कुछ भी फ़नी करने के लिए आपने अभी रिसेंटली देखा होगा वो कुछ इलाहाबादिया करके जिन्होंने कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी हुई, किस तरह की उन्होंने मतलब क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? मतलब हम अपने एथिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, करना भी नहीं। अपने अपने एथिक्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं इस तरह के शब्दों को यूज़ करके, या मुझे कॉमेडी लानी है। अगर मैं एंकर हूँ, मैं अच्छा एंटरटेनर हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, लोग हमसे खुश हैं, तो दैट इज़ इनफ। हमें ज़रूरी नहीं है कि वो और ज़्यादा हँसे तो हम कुछ अपने एथिक्स के साथ खिलवाड़ करें। वो कुछ गलत शब्द लाके बोल दें, कुछ ऐसी राइम्स क्रिएट कर दें जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं लोगों को, मेरे हिसाब से अच्छा एंकर वही है, जो शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करे, इवेंट के हिसाब से करे और सबसे बड़ी बात ये कि अपने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करे, स्क्रिप्टेड ना हो। जो सामने जिस तरह की ऑडियंस देखे, जिस तरह का इवेंट्स देखे, उस तरह से बिहेव करे और उस तरह से होस्ट करे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरा बनता है कि मेल-फीमेल हम बराबर समझते हैं, बिल्कुल बराबर बिल्कुल। होना भी चाहिए। तो एंकर में ऐसा क्यों होता है कि फीमेल एंकर के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मेल एंकर के रेट डाउन होते हैं, ऐसा क्यों? ये दर्द मेरे अंदर भी है। ये दर्द मेरे अंदर पिछले ये हर इस शहर का दर्द है कई सालों से। इवन मैंने अभी एफबी में पोस्ट भी किया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए उसमें, लखनऊ के भी हमारे बहुत सारे हुँ, हुँ। फ्रेंड्स के कमेंट्स आए, कुछ फीमेल्स ने भी मुझे सपोर्ट भी किया हुँ, कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। इक्वालिटी जब हम बात करते हैं हाँ, इक्वालिटी की, सबसे बड़ी बात तो वो इक्वालिटी होनी चाहिए, हर फील्ड में होनी चाहिए। जी। एजुकेशन में होनी चाहिए, हमारे जॉब सेक्टर्स में होनी चाहिए, हम एंकरिंग की बात करें तो उसमें भी होनी चाहिए। बट पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगता ये है कि ये जो लोगों का माइंडसेट है ना, जी। इस वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या आजकल लोगों को यही लगता है, लोग सिंपल यही बोलते हैं, मैं अगर किसी से आज अपना बजट बोल दूँ कि मैं 15,000 लूँगा दिन का, बोलते 15,000 में तो भैया फीमेल आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल अच्छा काम नहीं करती हैं, बट ये डिफरेंस है क्यों? डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक एक मेल एंकर, मुझे लगता है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फीमेल नहीं करती, बट फीमेल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेल एंकर एफर्ट कर सकते हैं, अ, मैक्सिमम मेल हाँ, एंकर्स। है। मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स अपना एफर्ट नहीं करती हैं। फीमेल्स की हो सकता है ड्रेसेस बहुत महँगी आती हैं, हाँ, मेल्स की कम आती हैं, बट ये मतलब मुझे लगता है कि ओवर होता है। हम हमारा बजट ₹10,000 और फीमेल एंकर का रेट 20,000 ₹25,000, तो ये बहुत लॉन्ग डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये बंद होना चाहिए। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स, उनको चीज़ समझनी चाहिए। उनको कैपेबिलिटी समझनी चाहिए। हाँ, कि दोनों कई बार लोग ये भी बोल देते हैं कि अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपके अंदर गट्स हैं, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ कि लोग इस फीलिंग के साथ नहीं फीमेल को ज़्यादा पैसा देते हैं। वो इस फीलिंग के साथ पैसा ज़्यादा देते हैं कि हाँ, वो ग्लैमर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सुनेंगे उन्हें, हुँ। ये सब चीज़ें आती हैं। तो अच्छा, स्टेज पे आप परफ़ॉर्म करते हैं, आपके साथ कई पार्टनर ने भी परफ़ॉर्म किए होंगे स्टेज पे, तो कोई एक ऐसा पार्टनर जो आपको सबसे फ़ेवरेट लगा हो कि हाँ, इसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है? स्टेज अच्छा, मैं नाम ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊँ कि मैंने अपने 90% इवेंट 95% इवेंट मैंने अभी सोलो ही होस्ट करे हैं। मतलब मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई भी फीमेल एंकर रही हो, है ना? बट अगर मैं जैसे कई बार क्या होता है कि अभी 2 एंकर्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनके साथ मैं कम्फ़र्ट रहता हूँ। हुँ, मैं कानपुर में जैसे कि आकृति के साथ एक इवेंट होस्ट किया और एक जी। कनक है हमारी छोटी बहन की तरह है, हुँ, तो उसके साथ होस्ट किया। और मैं क्या होता हूँ, एक चीज़ मैं वो बताऊँ कि कई मेल और फीमेल एंकर जब साथ में होस्ट करते हैं, तो कई बार ना उनके ईगो आपस में टकराते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ लोग कम्फ़र्ट इसलिए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो हमारी को-होस्ट है, अगर वो फीमेल है, अगर वो मेल है, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, बराबरी का मौका देना चाहिए। बट मेल जो होते हैं इस मामले में कई बार वो अपने ईगो पे दिल को ले जाते हैं।
ये नहीं, हाँ, मतलब मेरा हीरा ऊपर से दिया दिखाना। ये सब चीज़ें हैं। जी। बस मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे कोशिश ये करता हूँ कि मैं सोलो इवेंट करना पसंद करता हूँ। मैं अकेले वन मैन आर्मी हूँ, मैं क्लाइंट से बोलता हूँ कि अगर आपके सामने 1000 लोग, 2000, 3000 लोग हैं, आई एम कैपेबल, है ना? मैं कर सकता हूँ। तो बट लेकिन अगर क्लाइंट की डिमांड है कि हम फीमेल एंकर भी रखेंगे और बाकी बाकी तो मैंने बहुत सारे अलग-अलग शहरों में जाके मतलब बहुत सारी फीमेल्स के साथ में काम किया, बट अगर अपने शहर की बात करें तो मैंने आकृति कनक के साथ बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया है। अच्छा, 3 ऐसे शब्द बताइए जो ओवर यूज़ करते हैं एंकर। ओवर यूज़ करते हैं, हेलो एवरीवन और और हेलो एवरीवन हो गया, हाउ द जोश, है ना? और लाइक अभी तो मुझे यही याद आ रहे हैं मतलब मैं ही यूज़ करता हूँ हेलो एवरीवन, है ना? और अपना इंट्रोडक्शन जैसे देता हूँ, दिस इज़ मी एंकर शिवम। हम लोग चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में। तो शिवम सर, बस थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी आंसर देने हैं आपको। माइक पसंद है या कैमरा? माइक, फेवरेट एंकर? फेमस सोनू शुक्ला, आप ही। अच्छा, कभी खुद की आवाज़ पे क्रश हुआ है? बहुत ज़्यादा मुझे कई बार लोगों ने बोला अ, शादी का इवेंट ज़्यादा पसंद है या कोऑपरेटिव मीटिंग? कॉर्पोरेट। अगर आप एंकर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एंकर ना होता तो मैं सीरियसली मैं जॉब कर रहा होता। चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय फेवरेट क्रिकेटर? अ, विराट कोहली, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी चक दे इंडिया, और फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें अगर तो? प्रियंका चोपड़ा, वन ऑफ द फाइनेस्ट, फेवरेट धर्मगुरु? श्री प्रेमानंद जी महाराज, कानपुर को अगर एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना हो तो? जेम, माइक या मस्ती, क्या पसंद है? माइक एज़ यूजुअल, एंकर के 2 वेपन? माइक हाँ, एंड साउंड। वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं, फिर उसके बाद हम पैकअप करते हैं। आज के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के युवाओं को मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ में करें और आगे क्या होगा देखा जाएगा या यूँ कहें कि इनको मैं 2 लाइनों से बताना चाहूँगा कि मत पूछो मंज़िल क्या है, रास्ते क्या हैं, मत पूछो मंज़िल क्या है, रास्ते क्या हैं, अगर हौसले हैं तो फिर फ़ासले क्या हैं। चलिए, यहीं पे एंड करते हैं अपनी पॉडकास्ट का। एंड थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो या फिर मुझे ऐसा लगता है कोई एंटरप्रेन्योर हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट आने चाहिए जिनसे हम उनकी लाइफ़ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जान सकें और मोटिवेट हो सकें। और बहुत-बहुत धन्यवाद शिवम जी। आप हमारे पास आए हो और इतना अच्छा टाइम आपने दिया, इतनी अच्छी बातें हुई हमारे बीच में। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या और क्वेश्चन करने चाहिए हमें शिवम जी से।